नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आपको पता होगा कि 3000 महत्वपूर्ण तथ्यों की एक श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला का ये भाग संख्या 8 है और इसके पहले 7 भाग बनाए जा चुके हैं, जिसमें 370 तक के क्वेश्चन कवर कर लिए गए हैं। अगर आपने उन सभी पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर उन सभी पार्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आपसे एक ही अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा मित्र, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज का महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 371 नंबर से, ताम्र से निर्मित नृत्यांगना की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो तांबे से निर्मित जो नृत्यांगना की प्रतिमा है वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला तथ्य देखते हैं। नर्तक पुरुष धड़ की जो प्रतिमा मिली है वो घुमेले घिया पत्थर से निर्मित है। घुमेले घिया पत्थर को ग्रे लाइन स्टोन भी कहा जाता है। घुमेले घिया पत्थर से निर्मित है कौन? नर्तक धड़ की प्रतिमा, जो कि 4 इंच की है और यह मूर्ति दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त हुई थी। तो दयाराम साहनी को हड़प्पा के उत्खनन से नर्तक धड़ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो कि घुमेले घिया पत्थर, जिसको ग्रे लाइन स्टोन भी कहा जाता है, से बनी है और लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 4 इंच की है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम प्रतिमाओं में मोहनजोदड़ो से प्राप्त सेल घड़ी से निर्मित दाढ़ी युक्त पुरुष आकृति है। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वोत्तम प्रतिमाओं में जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है वो सेल घड़ी से निर्मित है, दाढ़ी युक्त पुरुष आकृति है और यह एक अवाच्य प्रतिमा है। क्या है? अवाच्य प्रतिमा है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला तथ्य क्या है? अगला तथ्य है वैदिक काल में लोहार। वैदिक काल में अगर देखें तो लोहार जो होते थे उनको कमीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कमीर कहा जाता था। तो वैदिक काल में लोहार को कमीर कहा जाता था। अगला देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण 2 बार बन गया है, इसको एक ही देखिए। शतपथ ब्राह्मण में चर्म के वस्त्र को अजिनवास कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें चमड़े से बने वस्त्र को अजिनवास कहा जाता था। पूछा जा सकता है कि चमड़े से बने वस्त्र को शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा जाता था? अजिनवास कहा जाता था। अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नाम सुना होगा ग्रंथ में शिल्प को चारु, ललित और कारु उद्योग दोनों प्रकार के अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो शिल्प को ललित और उद्योग दोनों प्रकार के अर्थों में प्रयोग किया गया है। शिल्प को चारु कहा गया है और कारु के सब अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। कारु मतलब उद्योग। चलिए अगला देखते हैं। मानसर ग्रंथ कौन सा है? मानसर। मानसर में 32 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मानसर नामक ग्रंथ में 32 प्रकार के कलाओं की चर्चा की गई है तथा अध्याय 18 में नागर, द्रविड़ तथा बेसर प्रसादों का उल्लेख भी मिलता है। आप जो मंदिरों की 3 शैलियाँ देखते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इन तीनों का उल्लेख मानसर के 18वें अध्याय में मिलता है, इसका उल्लेख। अगला तथ्य देखते हैं। भोजकृत, राजा भोजकृत सम्रांगण सूत्रधार 11वीं सदी का एक महत्वपूर्ण शिल्प ग्रंथ है। सम्रांगण सूत्रधार 11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था भोज के द्वारा और यह महत्वपूर्ण एक शिल्प ग्रंथ के रूप में इसको जाना जाता है। अगला देखते हैं।
साम्रांगण सूत्रधार में 20 प्रकार के प्रसाद मतलब मंदिर व विमान गिनाए गए हैं। तो साम्रांगण सूत्रधार में 20 प्रकार के मंदिर और विमान बताए गए हैं। अगला देखते हैं है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में 101 प्रकार के मंदिरों का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न बन सकता है कि कौन से ग्रंथ में 101 प्रकार के मंदिरों का या प्रसादों का उल्लेख मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 27वें अध्याय में सर्वतोभद्र नामक एक प्रकार के प्रसाद का विवरण मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 27वें अध्याय में सर्वतोभद्र नामक एक प्रसाद या मंदिर का उल्लेख मिलता है। अगला देखते हैं परखम का यक्ष जो कि अजातशत्रु की प्रतिमा है। यह प्राप्त हुआ है मथुरा के परखम नामक ग्राम से। मथुरा के परखम नामक ग्राम से मिला है, जिसको परखम का यक्ष कहा गया है। और ये प्रतिमा अनुमानता ऐसा बताया जाता है कि ये अजातशत्रु की प्रतिमा होगी। अगला देखते हैं अशोक। मौर्य काल की बात हो रही है। अशोक के स्तंभ चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। अशोक के जो स्तंभ बने हुए हैं चुनार के लाल पत्थर से बने हुए हैं। अगला देखते हैं अशोक के स्तंभ के ऊपर के परगहे को 5 भाग किए जाते हैं। अशोक का जो स्तंभ है ऊपर के परगहे के 5 भाग किए जाते हैं। पहला भाग कहलाता है चौकी, दूसरा भाग कहलाता है कंठा, तीसरा भाग कहलाता है बैठकी, चौथा भाग कहलाता है मेखला और 5वां भाग कहलाता है शीर्ष। ठीक, तो अशोक के स्तंभ के ऊपर के परगहे के 5 भाग किए जाते हैं, चौकी, कंठा, बैठकी, मेखला और शीर्ष। अगला तथ्य देखते हैं रामपुरवा के स्तंभ पर की जो चौकी है वो गोलाकार है, जिस पर पक्षी आंके गए हैं, तब पक्षियों का चित्र बनाया गया है। और उस चौकी के ऊपर एक सिंह उकड़ू बैठा है। ठीक, तो प्रश्न ये बन सकता है कि किस अभिलेख पर सिंह उकड़ू बैठा है। तो रामपुरवा के स्तंभ पर सिंह जो है वो उकड़ू बैठा है। और ये रामपुरवा का जो स्तंभ पर है एक चौकी गोलाकार है और इस पे पक्षियों के भी चित्र अंकित किए गए हैं। अगला देखते हैं मृगनयनी महल। मृगनयनी का महल एवं मान मंदिर। कौन कौन सा? मृगनयनी का महल एवं मान मंदिर ग्वालियर के मध्य प्रदेश में किसने बनाया? तो राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था इसको। अगला देखते हैं चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर बेलूर के विष्णुवर्धन ने बनवाया था। चेन्ना केशव का मंदिर बेलूर में स्थित है, जिसको किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन ने बनवाया था। अगला देखते हैं भरतपुर का किला राजा सूरजमल ने बनवाया था। भरतपुर का किला किसने बनवाया था? राजा सूरजमल ने बनवाया था। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। ये ग्रंथ देख लीजिए, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन। अगला देखते हैं, अगला है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इतिहास से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दिखाई दिए उसी प्रश्नों को रखा गया है। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार हैं। अगला देखते हैं शैली। शैली शब्द को संस्कृत भाषा में रीति कहा जाता है। शैली शब्द को संस्कृत भाषा में रीति कहते हैं। आगे देखते हैं कर्णवत रेखाएं। जो कला में कर्णवत रेखाएं होती हैं वो नाटकीय उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता को प्रदर्शित करते हैं। कर्णवत रेखाएं क्या क्या प्रदर्शित करते हैं? नाटकीय उत्तेजना, बेचैनी और व्याकुलता को प्रदर्शित करते हैं। और वहीं देख लेते हैं कोणीय रेखाएं असुरक्षा, व्याकुलता, आघात तथा संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं।
अगला देखते हैं तान। तान के मुख्य 3 भाग में बांटे जा सकते हैं। तान को मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला छाया, दूसरा मध्यम और तीसरा प्रकाश। तो छाया, मध्यम, प्रकाश। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला टॉपिक, अगला तथ्य है किसी भी वस्तु के धरातल का गुण पोत कहलाता है। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण जो है वो पोत कहलाता है। आगे देखते हैं चित्र संयोजन के 6 सिद्धांत हैं। चित्र संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? 6। नंबर 1 सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परिप्रेक्ष्य। ये 6 सिद्धांत चित्र संयोजन के हैं। अगला देखते हैं परिप्रेक्ष्य जो होता है उसके 2 भेद होते हैं। एक होता है रेखीय परिप्रेक्ष्य और दूसरा होता है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य के कितने भेद हैं? 2, रेखीय परिप्रेक्ष्य और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। रेखीय परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग निम्नवत हैं, जैसे चित्रतल, चित्रतल, स्थित बिंदु, दृष्ट बिंदु, दृष्टपथ, क्षितिज रेखा और अदृश्य बिंदु। तो रेखीय परिप्रेक्ष्य के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं? चित्रतल है, स्थित बिंदु है, दृष्ट बिंदु है, दृष्टपथ है, क्षितिज रेखा है, अदृश्य बिंदु है। अगला देखते हैं हीगल महोदय ने काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला माना है। काव्य को सर्वश्रेष्ठ कला की श्रेणी में रखते हैं कौन? हीगल महोदय। और अगला देखते हैं अगला तथ्य, और इस वीडियो का ये लास्ट तथ्य है। हम लोग तथ्य 400 तक कवर कर लिए हैं, इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं लास्ट तथ्य क्या है। कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। एक कथन किसका? फ्रायड महोदय का है। तो फ्रायड महोदय ने कहा था कि कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। तो मित्रों आज यहीं वीडियो समाप्त होता है और हम लोग 400 तथ्य तक पहुंच गए हैं। 401 से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।